साल 1821 फ्रांस का एक छोटा सा गांव आंचे, जहां न बिजली थी, न सड़कें और ना ही कोई रोशन मुस्तकबिल का सपना। और इसी अंधेरे भरे गांव में एक रोशनी पैदा होती है, एक नाम जो आने वाले 200 साल तक दुनिया के फैशन का बादशाह बन जाएगा, जिसका नाम आज दुनिया के हर फैशन शोरूम की शान है। और ये नेम Bernard Arnault and LVMH, the company which owns Louis fashion brand Louis Vuitton. ये कहानी है लुइस वुटन की। लुइस वुटन जिसने दुनिया के फैशन को नई सूरत दी, मगर इस कहानी की शुरुआत किसी शहजादे की तरह नहीं, बल्कि एक गरीब और टूटे हुए घर से होती है। 4 अगस्त 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में जन्म होता है लुइस वुटन का। उनकी मदर का नेम कैरोन गिलार्ड था, एक माँ जो रूह तक थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद का दरिया था। उनके फादर ज़ेवियर विटॉन एक सिंपल और शरीफ मर्द जो लकड़ियों का काम करता था, जो दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और रात को घर वालों का पेट भरता। उनके घर में ना गोल्ड था ना सिल्वर, बस एक पुरानी छत थी, कुछ टूटे फर्नीचर और रात के वक्त रोटी से ज्यादा ख्वाहिशों की भूख होती थी। मगर जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। उस घर में प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन रोटी की जरूरत हर वक्त महसूस होती थी। और फिर 1833 में लुइस वुटन की माँ ने एक दिन थक हार कर उस घर को छोड़ दिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। खाली बर्तनों की आवाजों ने उसके माँ बाप के बीच रिश्तों को तोड़ गई थी। उस वक्त लुइस सिर्फ 10 साल का था, ना माँ थी ना सुकून। और लुइस के लिए माँ का छोड़ जाना एक झटका नहीं, एक जख्म था। बाप दिन भर काम में मसरूफ और लुइस एक मासूम बच्चा जिसके दिल में सवालों का तूफान था। मेरे कपड़े फटे क्यों हैं? मैं ही सबसे अलग क्यों हूँ? ये सवाल उसने किसी से नहीं पूछे, मगर दिल के अंदर ही अंदर एक आग सी जलती रही। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, लुइस चुपचाप उन्हें देखता रहता। वो सोचता था, इनके कपड़े साफ क्यों हैं और मेरे कपड़े फटे क्यों हैं? उसने कभी किसी से नहीं पूछा, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल जलता रहता, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी है? और इसी सवाल ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। फिर कुछ ही अरसे बाद उसकी जिंदगी में एक नई शख्सियत दाखिल होती है। लुइस की दूसरी माँ, उनकी स्टेप मदर डेल्फिन वर्नेट, एक सख्त मिजाज और बेरुखी से भरी हुई औरत जिसने लुइस को कभी अपना नहीं समझा। न उसकी बातों में मोहब्बत थी, न उसकी आंखों में लुइस के लिए कोई जगह। और लुइस हर दिन एक नई बेइज्जती का सामना करता, डांट, जलील होना और हर वक्त महसूस कराना कि वो इस घर का हिस्सा नहीं। लेकिन यहीं से शुरू होता है उसका असली सफर। एक दिन लुइस ने सोचा कि वो अपने सपनों के पीछे चलेगा। साल 1835 लुइस वुटन की उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। वो अपने गांव आंचे से छुप के निकलता है, कोई साथी नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस दिल में एक ही आवाज, मैं रुक गया तो जिंदगी हमेशा के लिए मुझे रोक देगी। न जेब में पैसे थे, न पैरों में जूते, सिर्फ जज्बा और आंखों में एक सपना था, पेरिस का। पेरिस जो उस वक्त भी फैशन और नवाबी जिंदगी का मरकज था। लुइस ने एक ऐसे शहर की तरफ रुजू किया जहाँ जिंदगी तेज थी, लेकिन किसी को किसी से लेना देना नहीं था। मगर आंचे से पेरिस का फासला था लगभग 470 किलोमीटर और लुइस ने ये रास्ता पूरा पैदल तय किया, जंगलों, पहाड़ों और शहरों के दरमियान। कभी रात भर जमीन पर सोता, कभी रास्ते में छोटी मोटी नौकरी करता, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और ये सफर उसने 2 साल में मुकम्मल किया। वो हर मुसीबत से गुजरता गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आवाज कह रही थी, तुम गरीब पैदा हुए हो, लेकिन तुम ये फैसला कर सकते हो कि तुम कहाँ तक जाओगे। और फिर 1837 में 2 साल बाद लुइस पेरिस पहुंचता है। जब लुइस पेरिस पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक बॉक्स मेकिंग और पैकिंग के काम वालों के एरिया में गया। उसका माइंडसेट ये था, मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा जिसके पास अमीर लोग आते हैं, ताकि मुझे दुनिया का एक्सपीरियंस मिले। उस वक्त पेरिस के इलाइट क्लास में एक मशहूर नाम था, मोंसियोर मेरिशेल, जो एक स्किल्ड बॉक्स मेकर और पैकर था। उस वक्त के फ्रांस में ट्रंक्स और सूटकेसेस किसी भी ट्रैवलर की लाइफस्टाइल का हिस्सा होते थे और मेरिशेल इसका किंग माना जाता था। लुइस ने उसके वर्कशॉप के बाहर जाकर खुद को ऑफर किया, मैं सीखना चाहता हूँ, सिर्फ एक मौका चाहिए। मार्शल ने लुइस का जज्बा देखा और उससे अप्रेंटिस रख लिया। उस वक्त उसकी पहली सैलरी सिर्फ 3 फ्रांसिस पर वीक थी, लेकिन लुइस ने सीखने का इरादा किया था, पैसों का नहीं। और यहीं से लुइस की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। लुइस ने 18 साल मार्शल के साथ काम किया, सिर्फ बॉक्स बनाना नहीं सीखा, बल्कि डिसिंग, ड्यूरेबिलिटी, एलिगेंस और क्लाइंट हैंडलिंग तक सब कुछ सीखा। लुइस ने वहाँ 18 साल तक काम किया और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं अपना खुद का नाम बनाना चाहता हूँ। उसने अपनी जॉब छोड़ी और साल 1854 में लुइस ने अपनी सेविंग्स इकट्ठी की, सिर्फ 10,000 फ्रांसिस। इसी पैसे से पेरिस के एक बिजी कमर्शियल एरिया 4 रूई न्यूविडेस कैपुसिन्स में अपनी पहली वर्कशॉप खोल दी और वर्कशॉप का नाम रखा लुई विटॉन मिलेटियर पेरिस। मगर शुरुआत आसान नहीं थी।
थी। बारिश, कंपटीशन और लिमिटेड पैसे के बावजूद लुइस ने क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और फिर 1854 में लुइस ने क्लेमेंस इमिलाई पेरियोक्स से शादी की। शादी के वक्त लुइस की एज 33 इयर्स थी। उनकी बीवी ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। एक वक्त आया जब लुइस ने कहा शायद मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, तो क्लेमेंस ने कहा तुमने सपना देखा था, अब मैं देखती हूँ कि तुम उसे पूरा करते हो। ये अल्फाज लुइस के लिए हिम्मत बन गए। उनके एक ही बेटा था जॉर्जस फुटन, जो 1857 में पैदा हुआ। लुइस का बिजनेस स्टार्ट तो हुआ लेकिन मुश्किलात आसान नहीं थी। उस वक्त तक मार्केट में ट्रेडिशनल ट्रंक्स गोल अपर से होते थे ताकि पानी बह जाए, लेकिन लुइस ने पहली मर्तबा फ्लैट टॉप ट्रंक डिजाइन किया जो स्टैकेबल था, ट्रैवलर फ्रेंडली था और फैशनेबल भी। लोग नए डिजाइन का ट्रंक्स नहीं समझ रहे थे। उस वक्त के बैग्स राउंडेड थे, लोग हंसते थे ये लड़का फैशन इंडस्ट्री समझता नहीं। लेकिन लुइस ने एक लाइन बोली, जो काम सब कर रहे हैं उसी में मैं क्यों घुसा रहूं। लुइस के पास ना मार्केटिंग थी, ना रिश्तेदार, ना टीम। वो सिर्फ एक छोटी सी शॉप में बैठा था, लुई नुविडेस कैपुसिन्स पे, और पूरा दिन गुजर जाता, एक भी कस्टमर नहीं आता। लेकिन फिर वो अपनी माँ का जुमला याद करता है, हर अंधेरा किसी उजाले से शुरू होता है। लुइस ने जब फ्लैट टॉप ट्रंक डिजाइन किया, लोगों ने कहा ये क्या बकवास डिजाइन है, ट्रंक तो गोल होते हैं, पानी गिरे तो बह जाए, तुम्हारा तो भर जाएगा। लुइस का जवाब था, मैं डिजाइन कस्टमर के आसान सफर के लिए कर रहा हूँ, फैशन के लिए नहीं। लुइस की सेविंग्स खत्म होने लगी। वो रात को कैंडल लाइट में बैठ के कैलकुलेशंस करता था और अपनी बीवी से कहता, अगर ये महीना भी कुछ नहीं बचा तो मुझे वर्कशॉप बंद करनी पड़ेगी। बीवी ने कहा, बंद करना आसान है, ख्वाब जीना मुश्किल, तुम मुश्किल चुनो लुइस। और यही लुइस की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लुइस ने आम लोगों की बजाय रॉयल फैमिलीज और इलाइट क्लास को टारगेट किया। वो उनके सर्वेंट्स से दोस्ती करता था, उनकी नीड्स सुनता था और उनके लिए कस्टम ट्रंक्स डिजाइन करता। उसने कहा, मेरा ट्रंक कोई सामान रखने का डब्बा नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। उसने हर बैग में अपना एलवी मार्क डालना स्टार्ट किया ताकि कॉपी ना हो सके। वो हर कस्टमर से कहता, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो एक राजा के ड्राइवर को जरूर बताइए। ये वायरल स्ट्रेटेजी थी। साल 1850 में लुइस ने अपना ब्रांड का लोगो बनाया, उस वक्त जब लोगों को ब्रांडिंग का मतलब भी नहीं पता था। एक दिन एक रॉयल फैमिली का सर्वेंट लुइस के पास आया। उसने कहा, महारानी यूजीनी मोंटेजो, जो फ्रांस के एम्परर नेपोलियन की वाइफ है, उनको एक स्पेशल ट्रंक चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? लुइस ने रात भर जाग कर वो ट्रंक बनाया और जब महारानी ने उस ट्रंक को देखा तो उसने कहा, दिस इज नॉट अ ट्रंक, दिस इज एलिगेंस इन अ बॉक्स। उसके बाद लुइस की दुकान में हमेशा लाइन लगती थी। लुइस का नाम वायरल हो गया जब लुइस रोते रोते अपनी दुकान बंद करने वाला था। इससे पहले कि लुइस की स्ट्रेटेजी चलती, एक रात ऐसी भी थी जब उसने अपनी बीवी से कहा, मैं हार गया, मैं सिर्फ एक वर्कर था, बिजनेसमैन बनना मेरी औकात नहीं। उसकी बीवी ने रोक कर कहा, तुम्हारी औकात तुम नहीं, तुम्हारा काम बताएगा। क्या तुम लुइस व्हिटन बनना चाहते हो या हिस्ट्री में एक गुम नाम? और उस रात लुइस ने फैसला किया, कल से नया सफर शुरू, बिना डरे। ये वो मोमेंट्स थे जो लुइस को एक स्ट्रगलिंग वर्कर से एक रिवोल्यूशनरी बिजनेसमैन बनाते हैं। लुइस ने सिर्फ बैग्स नहीं बनाए, उसने ट्रस्ट बिल्ड किया, ब्रांड वैल्यू बनाई। उसने अपने बेटे जॉर्जस फुटन को ट्रेनिंग दी। जॉर्जस ने बाद में एलवी लोगो और पैटर्न डिजाइन किया, जो आज दुनिया का सबसे रिकॉग्निजेबल फैशन लोगो है। साल 1885 जॉर्जस फुटन ने बिजनेस में ऑफिशियली शामिल होना शुरू किया। जॉर्जस ने फादर से हर चीज सीखी और उनकी लेगेसी को आगे ले जाने का इरादा बनाया। लुइस के वालिद उसके छोटे भाई के साथ आंचे में ही रहे, वो कभी पेरिस नहीं आए। उनकी सोच थी, मेरा बेटा जिंदगी जीत रहा है और यही मेरी जीत है। 27 फरवरी 1892 लुइस व्हिटन 70 इयर्स के थे जब वो इस दुनिया से चले गए। वो कैंसर में मुब्तला थे और अपने बेटे जॉर्जस से कहा, कभी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ब्रांड सिर्फ नाम नहीं, जिम्मेदारी होती है। साल 1896 में जॉर्जस ने डिजाइन किया आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम कैनवास, जिसपे फ्लावर्स और एलवी का एम्बलम था, जो कि फेक प्रोडक्ट से ब्रांड को बचाने के लिए बनाया गया था। साल 1900 के आसपास लुइस के बैग्स इतने फेमस हो चुके थे कि रॉयल फैमिलीज उन्हें यूज करती थी। एक दिन एक अमीर शख्स और लुइस व्हिटन का बैग टाइटैनिक में था। जब टाइटैनिक समुद्र में डूबा तो वो बैग पानी के अंदर 2 दिन तक रहा। लेकिन टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद जब ओशन फ्लोर से आइटम्स रिकवर किए गए तो लुइस व्हिटन का बैग असल चीजों में इंटैक्ट मिला। उस बैग में कुछ कपड़े और सामान बिल्कुल सेफ था, जिससे लुइस की क्वालिटी और डिजाइन का सबूत दुनिया के सामने आया। फादर के जाने के बाद जॉर्जस ने ब्रांड को ग्लोबल बनाया। आज लुइस व्हिटन के 500 प्लस स्टोर्स हैं, 80 प्लस कंट्रीज में और बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 2024 में लुइस व्हिटन का एनुअल रेवेन्यू था $89 बिलियन से ज्यादा और हर बैग बनने में 100 से ज्यादा प्रोसेसेस और 30 से 35 घंटे लगते हैं। हर जिप, हर स्टिच मैनुअली टेस्ट होता है प्रोफेशन के लिए। एक लड़का जिसके कपड़े फटे थे, जिसने पैदल सफर शुरू किया, जिसने भूख में सपना देखा, वो आज दुनिया के सबसे पावरफुल लग्जरी सिंबल बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अपने हर डिजाइन में
अपनी कहानी सिल दी। तो फ्रेंड्स, एक गांव का लड़का जिसके पास ना पैसे थे, ना रिश्तेदार, ना सपोर्ट, सिर्फ सपना था, काम था और जज्बा था, और दुनिया उसका नाम लुइस वुइटन कहते हुए फख्र महसूस करती है। इस डॉक्यूमेंट्री से हमें यही सबक मिलता है कि गरीबी में पैदा होना तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन गरीबी सोच और गरीबी में ही मर जाना ये तुम्हारा कसूर है। एक लड़का जो मिट्टी पे सोता था आज दुनिया के सबसे महंगे बैग के पीछे खड़ा है। ये सिर्फ फैशन नहीं, ये एक फैसले का नतीजा है। आज जिस लुइस वुइटन के नाम पर लोग करोड़ों का बैग लेकर फख्र महसूस करते हैं, कभी वही बच्चा सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी की सबसे मुश्किल राहों पर निकल गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। अपने मेजबान अब्दुल वहाब को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क यूट्यूब इनसाइड से इजाजत दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।